डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राहुल गांधी को मिली राहत, राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी केंद्र सरकार। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, विवादित भाषण को कार्यवाही से हटाया जाएगा। बीजेपी का आरोप, देश को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, मोदी सरकार ने नए राफेल जेट्स की खरीद को दी मंजूरी। 114 और राफेल आने का रास्ता साफ। राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कमेटी ने दी खरीद को मंजूरी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, होली से पहले किसानों को बड़ी राहत। धान किसानों को मिलेगा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ। 25 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेंगे 10,000 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी। कैबिनेट के फैसले से लंबे समय बाद कर्मचारियों को 2 बड़ी राहत, इलाज होगा सरल, बोनस भी मिलेगा। बांग्लादेश में वोटिंग संपन्न, 300 संसदीय सीटों के लिए हुए चुनाव में जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच टक्कर। पहली बार शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग चुनावी मैदान से बाहर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। सूत्रों ने बताया कि अब राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा, लेकिन विवादित भाषण को सदन की कार्यवाही से हटाया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए उनको ऑथेंटिकेट नहीं किया है। उधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के भाषण से आपत्तिजनक शब्दों को हटाने की मांग की है। उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन पेश किया है कि कैसे वे सोरोस जैसे ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। मैंने जो मोशन पेश किया है उसमें मैंने कहा है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए और उन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने सदन में पैदा हुए गतिरोध की जानकारी पीएम को दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने 114 अतिरिक्त राफेल फाइटर जेट्स की खरीद को हरी झंडी दे दी है। ये भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को मजबूत करेगा। अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपए है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में उत्पादन होगा। सीसीएस से अंतिम मंजूरी अब बाकी है। नए राफेल जेट्स की खरीद को मोदी सरकार की तरफ से इजाजत मिल गई है। ये फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुआ मीटिंग में ये फैसला लिया गया। मोदी सरकार ने फ्रांस से नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दे दी है। पूरी दुनिया ने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट राफेल का दम देखा था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर एयर डोमिनेंस बनाए रखा था और पलक झपकते ही पाकिस्तान का नूर खान समेत तमाम एयरबेस पर अटैक किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दी गई है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों को खरीदा था, जिसकी डिलीवरी दिसंबर 2024 में पूरी हो गई थी। राफेल में स्कैल्प मिसाइल भी थी, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली एक तरह की क्रूज मिसाइल है, जो 300-500 किलोमीटर दूर मौजूद शत्रु के बंकरों और ठिकानों को निशाना बना सकती है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने फरवरी-मार्च 2026 में होने वाले विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। साथ ही बजट वर्ष 2026-27 के विनियोग विधेयक के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली से पहले एक मुश्त भुगतान की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,000 किसानों से 141,04,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए की राशि होली से पहले किसानों के खातों में जमा कराई जाएगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार किसानों के हितों में प्रति प्रतिबद्ध है और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। देहरादून में आयोजित धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें कुल 6 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। धामी कैबिनेट ने ईएसआई से जुड़े और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। एक और जहां उनके इलाज के लिए अब चिकित्सकों की कमी नहीं होगी, तो वहीं उन्हें अब पूरा बोनस भी मिल सकेगा। सरकार ने श्रम विभाग के तहत पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। कोविड काल में इसमें संशोधन किया गया था, लेकिन अब 1965 कर्मचारियों को फिर से बोनस देने का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ईएसआई डॉक्टरों की नियुक्ति संबंधी 2006 की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके तहत 94 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिनमें ग्रेड ए के तहत 11, सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 6 और असिस्टेंट डायरेक्टर का 1 पद शामिल है। इन पदों पर चयन मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होगा। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में 3 लोगों की रहस्यमयी मौत के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बाबा करीमुद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर तंत्र मंत्र के जरिए पैसों को कई गुना करने का लालच देकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। करीमुद्दीन ने तीनों लोगों को कार में जहर देकर मौत के घाट उतारा था। सीरियल पॉइजनर उर्फ तांत्रिक बाबा उर्फ कमरुद्दीन उर्फ पीर बाबा कई नामों से पहचान रखने वाले कमरुद्दीन अब दिल्ली से गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसके कारनामे गिरफ्तारी के बाद से धीरे धीरे खुलने लगे हैं। दिल्ली पुलिस कमरुद्दीन के अब तक किए गए सारे कारनामों को खंगालने में लगी है। दिल्ली पुलिस को फिलहाल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में इसके कारनामे की जानकारी हो चुकी है। हमें तो अभी 2-3 महीने पहले पता लगा कि मजार अंदर है, जो कोई मकान में रहता है, मकान में अंदर कुछ भी करता है तो बाहर वाले को क्या पता लगता। दिया था ये प्लॉट हमारे बराबर वाले जो डीलर हैं उन्होंने दिया था। जी। इसके परिवार में कितने लोग हैं? इसके परिवार में तो 5-6 लोग हैं, बीवी है, बच्चे हैं, पोते हैं, 3-4 लड़के हैं। आप कभी गए इस मजार में अंदर? नहीं, हमारे तो कोई आज तक वो नहीं पड़ा। कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँच जाते थे प्रतिदिन? जब हम देखते थे तो 2-4 आदमी बैठे मिलते थे, तो हमें तो ये था कि बाबा हैं, मतलब लोगों का भला करते हैं, ये है। हमें तो अभी मालूम हुआ कि मतलब इन लोगों ने ऐसा करा, लड्डू खिलाए, मर्डर हुआ। आप लोगों के खुलासे से हमें भी पता लगा। हम इस समय पहुंच गए हैं लोनी की उस मजार पर, जहां दावा किया जाता था कि किडनी की समस्या है तो निकाल दी जाएगी, लीवर की समस्या है तो सही कर दी जाएगी, धन नहीं है तो धन को दोगुना कर दिया जाएगा। और देखिए इस मजार पर साफ साफ लिखा है कि हर मर्ज की दवा मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा। ठीक है, इन्हीं बोलों के साथ
कमरुद्दीन उर्फ पीर बाबा यहां अपने घर के अंदर बनी मजार में लोगों को लूटता था, ठगता था और उन्हें काले तंत्र के नाम पर पैसों से चूना लगाता था। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अभी दिल्ली में एक ट्रिपल मर्डर के मामले में जब वो पकड़ा गया तो उसके बाद ये खुलासा हुआ और यही वो पीर जो मजार है जो बना रखी है, यही झाड़ फूंक के वो तरीके और तंत्र भी मौजूद है जिनसे पीर बाबा लोगों को बेवकूफ बनाता था, झाड़ फूंक कराता था। पैसे डबल करने के नाम पर लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाकर उनकी जान ले लेता था, ये ताजा उदाहरण दिल्ली के ट्रिपल मर्डर से निकल के सामने आया है। हालांकि एपीएन उस जगह पर पहुंच गया है जहां उसने ये मजार बना रखी थी और मजार के साथ साथ गरीब बस्ती में रहकर गरीब और अमीर दोनों को किस तरह से वो चूना लगाता था और लोगों की जान के साथ किस तरह से वो खेल जाता था, जिससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। एपीएन न्यूज के लिए मैं राजीव मिश्रा, गाजियाबाद से। दुबई में फंसकर गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट का सामना कर रहे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों को आखिरकार राहत मिल गई है। आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सभी मजदूर सुरक्षित रूप से अपने गृह राज्य झारखंड लौट आए हैं। जानकारी के अनुसार संबंधित कंपनी मजदूरों के वेतन में अनुचित कटौती कर रही थी और कई महीनों से उनका भुगतान लंबित था। इतना ही नहीं, कंपनी ने उनके पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी भी अपने कब्जे में रख लिए थे, जिससे वे असहाय स्थिति में फंस गए थे। मामला झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दुबई में कार्यरत जैद अहमद अंसारी से संपर्क किया। जैद अहमद अंसारी ने मजदूरों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और कंपनी प्रबंधन से सख्त वार्ता की। इसके बाद बकाया वेतन भुगतान और दस्तावेजों की वापसी की प्रक्रिया शुरू कराई गई। पूरे मामले की जानकारी भारतीय दूतावास को भी दी गई। दूतावास के हस्तक्षेप के बाद कंपनी ने मजदूरों के बकाया भुगतान और आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित औपचारिकताएं पूरी की। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 14 प्रवासी मजदूर सुरक्षित स्वदेश लौट आए। भागलपुर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और किसानों के समर्थन से बुलाए गए भारत बंद का असर भागलपुर में भी देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं और कई बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। बैंक कर्मचारियों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस भारत बंद में इंटक, AITUC, HMS, CIUT, AIUTUS, UC, TUCC सेवा कर्मियों की यूनियन, AICCTU, LPF और UTUC जैसी प्रमुख ट्रेड यूनियनें शामिल हैं। यूनियनों का कहना है कि पिछले साल लागू किए गए 4 नए श्रम कोड 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेकर आए हैं, जिससे कर्मचारियों के अधिकार कमजोर हुए हैं। इन कानूनों से नौकरी की सुरक्षा घट गई है और नियोक्ताओं को कर्मचारियों को आसानी से नियुक्त या नौकरी से निकालने की छूट मिल गई है। भागलपुर में बैंक बंद रहने से आम उपभोक्ताओं को लेन देन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से श्रम कोड वापस लेने, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। देश भर की ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला, जिसका प्रभाव पंजाब के अमृतसर में भी साफ नजर आया। अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर विभिन्न मजदूर संगठनों और किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से एक बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 नए लेबर कोड का विरोध करते हुए उन्हें मजदूर विरोधी बताया। उनका कहना है कि इन कानूनों से कर्मचारियों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं और नौकरी की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने मनरेगा योजना को मजबूत करने और उनसे पूरी तरह लागू करने की मांग भी उठाई। इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस बिल से बिजली दरें बढ़ेंगी और आम जनता पर आर्थिक बोझ पड़ेगा।
अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तालुका से एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 16 साल की नाबालिग छात्रा को डरा धमका कर पिछले 7 महीनों से 5 युवक दरिंदगी का शिकार बना रहे थे। इस क्रूरता के कारण पीड़िता 3 महीने की गर्भवती हो गई है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में चांदूर रेलवे पुलिस ने सभी 5 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपियों की लगातार धमकियों की वजह से पीड़िता शिकायत करने से डर रही थी। आखिर में उसकी तबीयत बिगड़ने पर मेडिकल जांच में पता चला कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसके बाद ये घटना सामने आई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सब इंस्पेक्टर वीणा पांडे के मार्गदर्शन में आगे की जाँच चल रही है। हल्द्वानी के गल्ला मंडी में देर रात युवक व युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। दोनों के सिर व मुंह को पत्थर से बुरी तरह कुचला गया है। 31 वर्षीय निवासी अल्मोड़ा लोहर माल रोड तल्ला खोल्टा शुभम तमटा व युवती 19 वर्षीय लक्ष्मी निवासी तल्ली पोखरी नैनीताल की बताई जा रही हैं। हल्द्वानी वर्षों बाद डबल मर्डर से दहल गया है। पुलिस के अनुसार गुरुवार की सुबह उन्हें करीब 7:30 बजे डायल 112 पर गल्ला मंडी में स्थित गोदामों के पास युवक व युवती की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। दोनों की बॉडी के पास खून से सने हुए पत्थर भी मिले हैं। दोनों का सर पत्थरों से बुरी तरह कुचला गया है। पुलिस को युवक के पास से एक चंपावत व अल्मोड़ा के आधार कार्ड मिले हैं। वहीं युवती नैनीताल की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी दोनों शवों की पहचान पत्रों की जाँच कर रही है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के नगर निगम पुल के पास बुधवार की शाम आईआईटी रुड़की का एक छात्र गंग नहर में डूबकर लापता हो गया है। वाराणसी निवासी आशीष शुक्ला नाम का ये छात्र अपने दोस्तों के साथ गंग नहर के पास घूमने आया था, जहां पर अचानक ही उसका पैर फिसल गया और वो गंग नहर में डूब गया है। आईआईटी रुड़की के छात्र आशीष शुक्ला का गंग नहर में डूबकर लापता होने का एक दर्दनाक वीडियो भी सामने आया है, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। घटना के बाद पुलिस और जल पुलिस के द्वारा गंग नहर में सर्चिंग अभियान चलाकर आशीष शुक्ला की तलाश की जा रही है। बता दें कि वाराणसी निवासी आशीष शुक्ला आईआईटी रुड़की में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। पश्चिम रेलवे की उपनगरीय ट्रेन से दहाड़ू की ओर यात्रा कर रहा एक युवक चलती ट्रेन से सीधे बैतरणा खाड़ी के पानी में गिर गया, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता और तत्परता से उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। युवक का नाम उद्यन वांगड़ है और वो बोईसर का निवासी बताया जा रहा है। रात के समय ट्रेन से यात्रा करते हुए उद्यन बोईसर की ओर लौट रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधे बैतरणा खाड़ी के पात्र में जा गिरा। गिरने के बाद खाड़ी में बने एक पिलर के निर्माण ढांचे का सहारा लेकर उसने खुद को संभाले रखा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग नाव लेकर मौके पर पहुंचे और युवक को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।